ये लोग महिलाएं अंदर से इसे दरवाज़ा लगा करके खड़ी थी, 3-3 4-4 कि कोई दरवाज़ा तोड़ ना पाए, लेकिन दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास। आज हर आदमी होशियार है, सबके हाथ में, सबको कागज गुनिया नक्शा सबको जानता है, खसरा खतौनी सारी चीज़ें ऑनलाइन है, कोई चीज़ गलत कोई नहीं कर सकता है। तब भी आरोप झूठा लगता है कि भाई लेखपाल ने गलत कर दिया। और 112 की पुलिस बुलाते हैं, पुलिस आती है उतर करके और अनाप शनाप सवाल जवाब पूछने लगते हैं। किससे? नमस्कार, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज़। साथियों, आज हम हैं गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में, महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज में, और हम आपको बता दें कि हमारे बगल में आप जो देख रहे हैं ये लेखपाल अनिल प्रजापति जी हैं। ये 25 तारीख को अपने हलके में जाते हैं ज़मीन की पैमाइश करने के लिए, जहाँ पर अराजक तत्वों के द्वारा जो है इनके ऊपर हमला कर दिया जाता है, उनके सर में जो है भयंकर चोट आती है। सोचिए जिस प्रकार से, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ गाजीपुर की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के जितने भी लेखपाल हैं कहीं न कहीं जब क्षेत्र में जाते हैं तो इनको कोई सुरक्षा नहीं मिलती है। हम एक बात बता दें, पहले लेखपाल शब्द जब जैसे आता है तो लोगों के दिमाग में मेंटलिटी होती है कि लेखपाल जो हैं अवैध कमाई करते हैं। भैया अभी कमेंट बहुत आएंगे, लेकिन वास्तविक लेखपाल सारे कुछ 2-4 ऐसे होते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन लेखपालों की क्या स्थिति होती है उत्तर प्रदेश के, कोई आवाज़ नहीं उठाता है। अभी ये भाई साहब जो हैं आज हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इनके ऊपर प्राणघातक हमले हुए। हालांकि यहाँ का जो जिला प्रशासन है, फौरन यहाँ के जिला अधिकारी जो हैं अनुपम शुक्ला जो हैं तुरंत एक्शन में आए हैं और उन अपराधियों के ऊपर एफआईआर तो दर्ज हो गया। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए, गाजीपुर क्या पूरे उत्तर प्रदेश में, अब ये तो एक बानगी भर है, गाजीपुर सदर का देख लिया जाए तो न लेखपालों को बैठने का स्थान है, न ढंग से तहसील में शौचालय की व्यवस्था है। महीने में इनको मिलता है कितना? 100 रुपया। सोचिए इनके भी परिवार होते होंगे, इनकी आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। इनके ऊपर आज प्राणघातक हमला हुआ है, ढंग से कोई बोलेगा भी नहीं। मैं भी देख रहा था, बहुत कमेंट इस तरह से उल जलूल कमेंट आ रहे थे। अरे शर्म करनी चाहिए। अभी आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड में देखिए कैसे लेखपालों की स्थिति है, वहाँ सख्त लाइसेंस भी मिलता है। यहाँ पर अगर यहीं देखिए, हमारे बगल में रवि शुक्ला है, एक अनूप भाई उधर बैठे हुए हैं, इनसे भी हम पूछेंगे इन लोगों की वास्तविक व्यथा क्या है, किस प्रकार से उत्तराखंड में सख्त लाइसेंस मिलता है लेकिन यूपी में कोई सुरक्षा नहीं है। भैया उत्तर प्रदेश में कोई लेखपालों के लिए सुरक्षा नहीं है, न यहाँ पर भाड़ में चला जाए लेखपाल, चाहे अपना जान भी दे दे। अभी बाढ़ आएगा ना, मुर्दे बहेंगे तो मुर्दे निकालने के लिए भी लेखपालों को भेजा जाएगा। तमाम तरह से भी जनगणना का कार्य हो रहा था, जो कि इन लोगों का काम ही नहीं है, राजस्व कर्मी है, लेकिन उनसे वो भी काम लिया जाता है। नेताजी लोग आ जाएंगे, उनके खुशनियामत के लिए इन्हीं की ड्यूटी लगा दी जाएगी, दिन भर दौड़ते रहो। कोई नौकरी का, इनका टाइम का, ड्यूटी का फिक्स नहीं होता है उत्तर प्रदेश के लेखपालों के लिए। और पहले तो हम अनिल भाई से ही जानकारी लेंगे कि आपके साथ किस प्रकार से क्या चीज़ हुआ था। बैठ सकते हैं, थोड़ा सा पकड़ लीजिए। अनिल भाई, किस तरह से क्या चीज़ हुआ था आपके साथ? हमारे साथ हमारे लेखपाल क्षेत्र सहेड़ी में जी एक राजीव बिंद सनाप मुसाफिर बिंद हैं, वो आते हैं जनता दर्शन में जिलाधिकारी महोदय के, और उनके द्वारा आवेदन दिया जाता है। आवेदन के सुनवाई के दौरान जो है डीएम सर द्वारा हमको फ़ोन किया जाता है, तो फ़ोन पर हमसे सारी बात डीएम सर पूछे, मैं पूरी विधिवत उनको बताया कि सर मौके पे पोखरी है, पोखरी में इन्होंने पिलर लगा रखा है, उसमें अवैध निर्माण करना चाह रहे हैं, जिसको ग्रामीणों द्वारा और मेरे द्वारा भी उसको रोका गया है अवैध निर्माण को।
वह वही पोखरी है जो पिछले सप्ताह में ग्राम प्रधान और सचिव आए थे मिल कर के वो उसको खुदाई कराने के लिए, कि क्योंकि ओवरफ्लो होकर के पोखरी छोटी है तो उसका पानी पूरे खड़ंजे पर लग जाता है, पूरे गांव के लोग उसमें उस पानी से होकर के गुजरते हैं। तो उस समस्या को दूर करने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया था कि आप जो है कि पोखरी का अतिक्रमण भी हटवाइए, वहाँ मौके पे जाकर फोर्स ले लीजिए और नाली की भी खुदाई करवाइए। हाँ, और सौर स्थान की ज़मीन का भी गड्ढा। ये जो अतिक्रमण कर रहे थे लोग कौन से लोग थे, क्या उनका नाम था? ये राजू बिंद और उनके परिजन थे और एक उसमें शिव दयाल बिंद एडवोकेट हैं, उनके परिवार के लोग हैं। उसमें अधिकांशतः मोहल्ले के लोग हैं, बिंद वर्ग के लोग हैं। आपसी सहमति से हम लोग मौके पर पहुँचे तो सब बातें हुई, आपसी सहमति से खुदाई का कार्य चालू हो गया। आधे घंटे तक खुदाई का कार्य शुरू होने के बाद में जो है शिव दयाल के परिवार के 6-7 लड़के आते हैं और 112 की पुलिस बुलाते हैं। पुलिस आती है उतर करके और अनाप शनाप सवाल जवाब पूछने लगते हैं। किससे? हमसे। अच्छा, यूपी पुलिस जो 100 नंबर आती है उनके साथ होकर के क्योंकि पहले से जो हम लोग साथ फोर्स थी वो तो थी ही, हमारे नायब साहब थे, DPRO साहब थे, सेक्रेटरी साहब थे, पुलिस भी हम लोगों के साथ थी, लेकिन वो लोग अलग से 112 बुलाते हैं और बुला करके उनके साथ जब दरोगा जी उतरते हैं तो उनके सामने ऐसे मुंह पे कैमरा लगा करके वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगते हैं 10-12 लड़के और अनाप शनाप सवाल पूछने लगते हैं। मतलब उनकी नीयत एकदम ये थी कि इनसे झगड़ा करना है। झगड़ा मतलब बात करते करते जैसे 10-20 की संख्या थी, 100-150 की संख्या में तब्दील हो गई और मेरे गले में जो है कि ऐसे गमछा लगा हुआ था, इस गमछे को लोग खींचने लगे, हमारी जो गर्दन कसने लगी। तो हम किसी तरह से एक राउंड गमछे को निकाले और उस बीच से भीड़ से निकलने का प्रयास किया। निकल कर धक्का मार के हम भागे एक पाल जी हैं उनके मकान के खम्भे में। तो जब भागे तब तक ये लोग पथराव शुरू कर दिए, हमारे ऊपर हमला बोल दिए। तो एक बार पथराव किए तो नहीं लगा, दूसरी बार जब जाके हम उधर सामने की तरफ मुँह किए तो तुरंत एक उसमें का रमेश नाव का बिंद है, उसका लड़का है, वो जो है कि और उसमें जितने सारे हैं सब लोग मतलब पत्थर तो चला ही रहे थे, ईंटा पत्थर और डंडे वगैरह लाठी वगैरह लिए थे और तुरंत जो ही इधर चेहरा करते हैं वो तुरंत अटैक करते हैं। इस पर मेरा लगा, पूरा ब्लडिंग होने लगा। पाल जी के घर में हमको ढकेल करके अंदर लोग किए। महिलाएं जो है कि दरवाजे बंद कर लीं, अंदर महिलाएं लड़कियां जो है अपने दुपट्टे को फाड़ करके सब कपड़ा लगा करके हमारा सिर बांधा उन लोगों ने। और इन लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा थी, ये लोग उस पाल जी के मकान का दरवाज़ा तक तोड़ करके घुस करके हमको मारने का प्रयास किया गया। चूँकि महिलाएं अंदर वाले कमरे में हम लोगों को बंद कर दी थी कि आप लोग अंदर रहिए, और ये लोग महिलाएं अंदर से इसे दरवाज़ा लगा करके खड़ी थी 3-3, 4-4 कि कोई दरवाज़ा तोड़ ना पाए। लेकिन दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास किए लोग कि तोड़ करके इन लोगों को जान सहित मार दिया जाए। और उसके साथ साथ जो राजस्व टीम हमारी थी अगर अलग बिखर करके वो दूसरे के मकान में जाके छिपी थी, हम लोग दूसरे के मकान में छिपे थे। और उस छिपने के दौरान जो ब्लीडिंग तो हो ही रहा था, फिर SDM साहब को, DM साहब को, चाहे जितने अधिकारी हैं सबको मैसेज वगैरह करना ग्रुप में, जब हम लोग डाले तो फिर फोर्स आई। तो फोर्स आ करके हम लोग को वहाँ से निकाल करके और ले गई एम्बुलेंस में बैठाने के लिए। ले जाते समय इतना मनबढ़ हैं कि गांव के लोग जितने अराजक तत्व और महिलाएं थीं खड़े थे, मजाकिया लहजे में कह रहे थे कि लेखपाल साहब का सर कहाँ फूटा है। सर तो फूटा ही नहीं है, ज़रा खोल के दरोगा जी दिखाइए, कोतवाल साहब दिखाइए हम लोगों को कहाँ फूटा है सर। ऐसे ऐसे अभद्र लैंग्वेज इस्तेमाल किए जा रहे थे। SO साहब ने हम लोगों को बैठाया एम्बुलेंस में हमको, और प्रधान भी गांव के थे, बैठाया। इसके बाद हम यहाँ आकर के एडमिट हुए हैं। बाकी कार्रवाई DM साहब ने आश्वासन दिया है कि हम विधिक कार्रवाई करेंगे। हाँ, DM साहब ने पहले भी अपने बयानों में कहा है कि जो भी अगर कोई हमारे राजस्व या पुलिस टीम पे कोई अवैध अतिक्रमण हटवाते समय अगर कोई कार्रवाई इस तरह की होती है, ये तो उनका दायित्व है, क्योंकि आप लोग उन्हीं के दिशा निर्देश पर गए थे। ऐसे तो नहीं कि आप झोला झक्कड़ उठाया और भैया चलिए लेखपाल है अवैध
जिस तरह से दिमाग में लोगों की मेंटेलिटी बनती है कि ऊपर से माल कमाने के लिए चल दिया। ये तो डीएम साहब के ही आदेश पर आप लोग गए थे, तो जब गए थे तो उनका कर्तव्य बनता है। लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से जब आप लोग वहाँ पर पैमाइश करने के लिए गए हुए थे, तो क्या आप लोगों के साथ प्रशासन गई थी कि नहीं, पुलिस प्रशासन गई थी कि नहीं गई थी? पुलिस प्रशासन गई थी, लेकिन थोड़ा वो लोग बहुत रुचि नहीं ले पा रहे थे उसमें। वो लोग इतना ज़्यादा भीड़ हो गई थी। नहीं, रुचि देखिए दो बात हो गई। नहीं, जैसे रुचि में रुचि लेना और भीड़ में जो बात दो मत बताइए, क्योंकि रुचि नहीं ले रही थी। रुचि न लेने का मतलब कि हो सकता है कि उन लोगों की तरफ से मिली हो। पुलिस जैसे आपने बताया कि 100 नंबर को उन लोगों ने फ़ोन किया तो उल्टा आकर के हम ही लोगों पर चढ़ गए। तो भैया जिस तरह से आप लोगों के साथ में प्रशासन जो थी, पुलिस प्रशासन, आपके विभाग के नहीं, तहसील के कर्मी जो हैं उनको मैं नहीं लेता हूं प्रशासन में, क्योंकि वो तो आप लोगों के साथ में ही थे ऑलरेडी। लेकिन जो या आप लोगों के साथ में पुलिस वाले गए थे वो सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि जब वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए गए थे, तो जब सुरक्षा के लिए गए थे तो उनको ढूकना चाहे रुचि न लेना, ये कहीं न कहीं ये भी एक जांच का विषय है। साथियों, मैंने जिस प्रकार से बोला ना कि आज ये भाई आज एक तरीके से समझिए बच गए हैं किसी के घर में घुसने के वजह से, नहीं तो और मैं क्या बताऊं, हत्यारे जो हैं, जो गांव वाले कुछ इस तरह से इनके ऊपर बिंद बिरादरी चाहे जो भी बिरादरी के लोग रहे हो, अब कह रहे हैं बताइए सामने है, अरे अंधे हो आकर के देख लो ना, अभी जाओगे बेटा जेल सभी। ऐसी बात नहीं है प्रशासन से इस तरह से करना। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ की सरकार जो है, बाबा जी कहते हैं कितना मिलता है महीने का आप लोगों को टीएडीए, कुछ मालूम है? बता देंगे हमारे दर्शकों को। टीए में वही 100 रुपया साइकिल का हम लोगों को मिलता है। साइकिल भत्ता 100 रुपया, हाँ, वही सर मिलता है। गुजर बसर चल जाता है। स्टेशनरी का 100 रुपया मिलता है। हाँ? स्टेशनरी का 100 रुपया मिलता है। हाँ। उससे कहाँ चल पाता है, अपने सैलरी से हम लोग चलाते हैं। 100 रुपया महीने का। अब पूछ दिया जाए, योगी जी आप एक संत हैं, थोड़ा सा भी अगर आपको लगे तो दूसरे स्टेटों का वो देखिए ना, प्रदेश को उत्तम ऐसे ही उत्तम बनेंगे और आपके यहाँ के पुलिस प्रशासन जो है आपके ही जो सुरक्षा करने की दृष्टि से वहाँ मुख्य दर्शक बने हैं। तो साथियों, अब ये बताइए, लेखपाल भाई हैं, 100 रुपये में क्या चीज़ हो सकता है यार? 100 रुपये अगर घर से निकलो, अगर साइकिल से निकलो, सिर्फ ना पेट्रोल की बात नहीं, बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर साइकिल से निकलो इतनी भयंकर गर्मी में, तो रिक्शे से जाओगे, टेम्पो से जाओगे या तो साइकिल से, तो 150 रुपये ऐसे ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ 100 रुपया महीने का, भैया कौन इन लोगों की आवाज़ उठाएगा? और मैं बोलूँगा कि निकम्मी सरकार है, सब लिपापोती होगा, ये विषय तो है नहीं, लेकिन इन लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा? और एक देखिए रवि भाई हैं, रवि शुक्ला, तमाम तरह से देखता रहता हूँ आप लोगों के ऊपर आरोप लगे रहते हैं। क्या कहेंगे आज इस तरह के आपके ही भाई के ऊपर हमला हुआ है और यहाँ का सिस्टम सरकार का, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमला हुआ है, बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। ये लोग प्रशासन, हमारा यहाँ जनपद का जो प्रशासन है वो पूरा सहयोग कर रहा है। डीएम सर का सहयोग मिला, खुद मौके पे यहाँ पे आए थे, हॉस्पिटल में आए थे और हम लोग की बात भी हो रही है। सर हमेशा कंटिन्यू सहयोग मिल रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे पास ऑर्डर आता है कि आज तत्काल ये काम करके दे दो। अचानक कोई आदमी पहुंचा उनके पास एप्लीकेशन लेके और ये काम करके शाम को या आज कल में 1-2 दिन में बता दो, तो दिक्कत वहाँ पे शुरू होती है कि हम मांगते हैं फोर्स। हमको पता है कि ये मैटर इस तरह का, इसमें हमको फोर्स चाहिए। जब हमने फोर्स का नाम लिया तो फिर हमको फोर्स चाहिए। हमको ये नहीं कि आपने 2 पुलिस वाले भेज दिए, 2 होमगार्ड भेज दिए और दूर दूर कोई आम के पेड़ के नीचे खड़ा है, कोई 2 कुर्सी लेके बैठ गया नीम के पेड़ के नीचे और यहाँ पे लेखपाल मार खा रहा है। हम जाते हैं क्षेत्र में काम करने, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है 2 पक्ष होंगे हर जगह, विवाद है तभी हमको भेजा गया है। और जब हम एक पक्ष का निस्तारण करेंगे, जब दोनों पक्षों में लड़ाई चल रही है, तो दूसरा पक्ष हमसे हमेशा असंतुष्ट रहेगा और जो पक्ष असंतुष्ट रहेगा उसकी नज़र में लेखपाल उसका दुश्मन है। भले हम अपनी जमीन तो हम अपने जा नहीं रहे हैं भाई, हमने 2 लोगों का झगड़ा निपटाने जा रहे थे ना, कोई ये थोड़ा था कि हम तुम्हारी जमीन अपने नाम करा लेंगे, उनकी जमीन हम लेके चले जाएंगे, हम वहाँ से चक्रों उठा के घर लेके चले जाएंगे। हम जमीन का टुकड़ा लेके कहीं जाएंगे तो नहीं, जमीन तो मौके पर रहेगी। लेकिन अगर हमने सही काम किया तो भी किसी के दुश्मन बन जाएंगे, गलत काम तो हम कर ही नहीं सकते हैं।
भाई आज हर आदमी होशियार है, सबके हाथ में सबको कागज गुनिया नक्शा सबको जानता है, खसरा खतौनी सारी चीज़ें ऑनलाइन है, कोई चीज़ गलत कोई नहीं कर सकता है। तब भी आरोप झूठा लगता है कि भाई लेखपाल ने गलत कर दिया। आप 10 बार 20 बार खुद अपने हाथ से जरीब खींचिए, नापिए, गुनिया ले लीजिए, स्केल ले लीजिए, सब कुछ सारा काम अपने हाथ से करके देख लीजिए। हमारे या दूसरे किसी थर्ड पर्सन को बुला लीजिए, दूसरी तहसील के लेखपाल को बुला लीजिए, कहीं बुला लीजिए, कोई भाई गलत नहीं कर सकता। लेकिन हम सही काम करेंगे उसके बाद भी हम दुश्मन बन जाते पब्लिक के, क्योंकि एक ही पक्ष संतुष्ट होगा हमेशा, दूसरा पक्ष कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। और हम लोग जा रहे हैं सरकार का काम करने, अपना निजी काम करने नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग मार खाने के लिए नहीं जा रहे क्षेत्र में। हमारा ये भाई सिर्फ इस वजह से बच गया क्योंकि ये एक घर में घुस गया था। मान लीजिए घर में ना घुस पाता, उनके हाथ लग जाता, तो आज ये भाई हमारे बीच ना होता। और इसके लड़के बच्चे को क्या हाल होता है, इसकी छोटी जो बच्ची है भी उसका क्या हाल होता। 1993 में गवर्नमेंट ने सस लाइसेंस वो किया था कि लेखपालों को सस लाइसेंस दिया जाए। उसके बाद फिर सरकार आई, उन्होंने सस लाइसेंस कैंसिल कर दिया 93 में, 93 में नहीं, मायावती जी की सरकार थी समय। तो उस समय सरकार को लग रहा था कि सस लाइसेंस इनको देना चाहिए, लेकिन आज पता नहीं क्यों गवर्नमेंट नहीं दे रही है। जबकि अदर स्टेटों में उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में ही लेखपालों का वेतन सबसे कम है। हमारे बगल से कट के उत्तराखंड बना हुआ है, वहाँ पे लेखपालों को सुविधाएं ज़्यादा हैं, उनके पास सस लाइसेंस भी है, उनके पास पावर है कि वो लोग FIR सीधे दर्ज करा सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई पावर नहीं है, हमको भेज दिया जाएगा, जाओ जाके झगड़ा सुलझाओ। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे यहाँ लेखपालों की कमी बहुत ज़्यादा है। किसी भी जनपद में लेखपालों की संख्या पूरी नहीं है। अभी आप एक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पूरे प्रदेश में आपको अतिरिक्त में SDM मिल जाएंगे, लेकिन अतिरिक्त में आपको एक लेखपाल किसी तहसील में नहीं मिलेगा। अरे एक ही लेखपाल है, उसे चार हल्के के साथ साथ ऑफिस का भी काम कराया जा रहा है, वो तो मैं देख ही रहा हूँ खुद। उसके बाद भी दिन में हम पिटाए जा रहे हैं, मजिस्ट्रेट के रहते हुए, DPRO को रहते हुए, 10 पुलिस वालों को रहते हुए, इनको दूसरे के घर में जाके जान बचानी पड़ी। और आप कह रहे हैं कि रात्रि निवास करिए, लेखपाल हल्के में रात्रि निवास करेगा। अभी एक ऐसा भी तुगलकी फरमान सुनने में आ रहा है कि होने वाला है कि रात्रि निवास की बाध्यता है। हम रात्रि निवास करेंगे तो जिंदा रह पाएंगे वहाँ पे? कहाँ पे रात्रि निवास करेंगे? पहली बात तो कोई सुविधा नहीं है, रात्रि निवास किसके घर में करेंगे ये भी नहीं पता है। कहीं एक कमरा नहीं बना है क्षेत्र में लेखपाल के लिए। महिलाएं भी भर्ती हैं, महिलाएं किसके यहाँ रात्रि निवास करेंगी, सोचने वाली। वो तो फील्ड की बात अलग है जिस प्रकार से आपने कहा है, लेकिन एक चीज मुझे बताइए, आप लोग सदर के लेखपाल हैं, अनूप भाई भी यहाँ पर हैं, आ जाइए इधर ही आ जाइए। एक सवाल है, जैसे इन्होंने बताया है कि रात्रि निवास करने की बात हो रही है। आप लोग शहर में ही, आप लोग क्षेत्र में सदर लेखपाल हैं क्षेत्र के, लेकिन क्या आप लोगों की सुविधा आपके तहसील कार्यालय पर बैठने की, चाहे मीटिंग करने की, चाहे शौचालय की, ये सब तमाम व्यवस्थाएं हैं? नहीं, मैं बता दूं, मैं तहसील सदर का लेखपाल संघ का अध्यक्ष हूँ। सुविधाएं हमारे यहाँ नहीं है। सुविधाएं इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारी जो तहसील है वो अंग्रेज़ों के समय की बिल्डिंग बनी हुई है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। और उस समय जो नियमावली थी, लेखपाल नियमावली, उसके अनुसार नियम यह था कि लेखपाल क्षेत्र में ही रहता था, क्षेत्र में ही निवास करता था, वो फील्ड कर्मी था। अच्छा। तो फील्ड कर्मी था तो वो सिर्फ अपने फील्ड के में ही घूमता था, इसीलिए उसको 100 रुपये का साइकिल भत्ता भी मिलता था उस जमाने में, आज से अंग्रेजों के जमाने के समय से। तो और वो तो बात छोड़िए, मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ आपको कि हमारे यहाँ क्यों नहीं सुविधाएं हैं। तो उस वक्त क्या होता था कि महीने में एक दिन सैलरी लेने के लिए आता था लेखपाल तहसील, तो इसीलिए यहाँ कोई सुविधाएं थी नहीं। और अभी भी वही कल्चर चला आ रहा है, नियमावली बदल नहीं रही और कार्यशैली जो है पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। पहले कहीं हाथों से लिखा हुआ होता था सारा डॉक्यूमेंट्स, आज सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। कार्यशैली भी इतनी बदल चुकी है कि पहले सिर्फ लेखपाल जो है अपना खसरा खतौनी से रिलेटेड काम ही देखता था, अपना डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त रखना, इसीलिए उसका लेखपाल का नाम है लेखपाल। मतलब लेखों की जो उसके लेख हैं, भूमि संबंधित लेख, उसकी सही से उसको डॉक्यूमेंटेशन करके रखना, अपडेट रखना। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है कि हम लोग जो है लगभग 90% काम, 90 का मैं 95% कहना चाहूँगा, हम अपने मूल काम जो खेत से संबंधित, जमीन से संबंधित कार्य है, उसके अलावा के कार्य करते हैं। जैसे कि एक DM साहब हैं, तो DM साहब के अंतर्गत सभी विभाग आते हैं, वो सभी विभागों के कार्य को देखते हैं और वही सारे कार्य जो है अलॉट कर देते हैं अपने SDM को, और SDM के हाथ पैर हम ही हैं। तो SDM किससे काम कराएगा?
कहने को तो सारे विभाग उनके अंदर हैं, एसडीएम साहब के अंदर, लेकिन उनको मिलता है इजी हमें। चाहे बाढ़ आ जाए तो मुर्दा उठाना है, तो चाहे छठ पूजा का हो जाए तो अब देखिए ये मुहर्रम का हो जाए तो अब हमारे एसडीएम साहब जो है, एसडीएम प्रशासनिक पद होता है और उसी के अंतर्गत हम भी आते हैं, तो प्रशासनिक कर्मचारी कहीं ना कहीं हम भी हैं, लेकिन हम कर्मचारी हैं। तो एसडीएम साहब को जो भी प्रशासनिक कार्य करने होते हैं, जैसे कि मेले की ड्यूटी, छठ की ड्यूटी, मुहर्रम की ड्यूटी, होली दिवाली की ड्यूटी, जिस तरह से पुलिस करते हैं उस तरह से हर जगह हम लोग को लगाया जाता है। और वही नहीं, इसके बाद निर्वाचन का कोई भी निर्वाचन कर्मी नहीं है, निर्वाचन विभाग के पास में कोई नहीं है, तो जो भी निर्वाचन काम आता है, कभी भी साल में 5 साल में 3 बार लोकसभा, विधानसभा, पंचायती चुनाव जब भी आता है, तो हम ही लोग जो है पूरे का पूरा रख के कारोबार जितना भी है सारा हम लोग संभालते हैं, शुरू से लेकर अंत तक। चुनाव आना होता है उसके 1 साल पहले से हम लोग लग जाते हैं, चुनाव की सूची अपडेट करना, वोटर लिस्ट अपडेट करने से लेकर के उसमें कुछ भी कमियां हैं उसको दूर करने, जबकि ये आप लोगों का क्षेत्र के बाहर का चीज है, बिल्कुल बाहर का चीज है। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम ड्यूटी आ गई, कुछ भी आ जाता है, बाढ़ आ गई, सारे काम हम लोग देखते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग पास कार्य की इतनी अधिकता हो जाती है कि हमें खुद नहीं पता होता, आज किसी और काम के लिए जा रहे हैं, बीच में फोन आ जाता है तो भग के किसी और काम के लिए निकल जाते हैं। और उसके बाद भी एक से बढ़ के एक कुछ ना कुछ आए दिन जो है योजनाएं गवर्नमेंट की आती रहती है, उसमें भी सहभागिता करते हैं, जैसे कि फार्मर रजिस्ट्री आ गई, किसान ऋण मोचन आ गया, या जो भी आ जाए, अभी SIR का काम आ गया, ऐसे जनगणना आ गई, पशुगणना आ गई, कुछ भी काम आ गया, सब में हम लोग को लगना है, सब में करना है। अभी जनगणना आ गया, इसमें हमारा कोई नहीं है रोल है, क्योंकि इसमें जो है सुपरवाइजर और प्रकटक जो है टीचर लोगों को लगाया गया है, लेकिन यहाँ नक्शा काटने से लेकर के सारे काम करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, क्योंकि एसडीएम साहब को मॉनिटरिंग करना है, तो एसडीएम साहब खुद तो करेंगे नहीं, तो अपने हल्का लेखपाल को कह दिया भाई आप देखते रहिए, सारा अपडेट लेते रहिए, सब कुछ करते रहिए, तो सारे काम देखने करने पड़ते हैं। तो खैर मुद्दा हमारा वो काम का तो जो है वो है ही, और काम की वजह से भी देखिए क्या होता है कि काम की अधिकता होने के नाते, और यही नहीं कार्य तो बढ़ ही गया है, इसके साथ साथ में ये भी एक चीज़ हुआ है कि हमारी भर्ती भी बहुत कम है, जितनी संख्या पूरी होनी चाहिए उतनी नहीं है, उसके हम आधे ही मान चलिए, आधे से कुछ ऊपर होंगे इस तरह से संख्या। तो सभी लेखपाल के अमूमन 2-2 हल्के हैं, 2 क्या 3-3 4-4 हल्के भी हैं, वो इसलिए क्योंकि हम ही में से कुछ लोग जो हैं तहसीलों में कमी है, क्लर्क नहीं है, कोई बाबू की कमी है, पेशकार की कमी है, कंप्यूटर ऑपरेटर की कमी है, तो उन जगहों पे भी क्या होता है कि हमारे लेखपाल साथी को उठा करके ऑफिस अटैच कर दिया जाता है, तो संख्या तो कुछ तो वो कम हो जाती है। हमारे अधिकारी भी क्या करें भाई, तहसील चलानी है, काम करना है, तो उनके पास तो हम ही हाथ पर है ना, तो हमको लगाना उनकी मजबूरी है। तो हम लोग इस तरह से अगर जो मजबूरी, ये तो मजबूरी आप बता रहे हैं, तो मजबूरी उनकी नहीं है, मजबूरी वो तो अपना काम बेवकूफ़ बना करके, मान लीजिए उनकी मजबूरी, चाहे आप कह रहे हैं कि मजबूरी, लेकिन आप लोगों को मूर्ख बना करके वो काम नहीं, शासन को लिख क्यों नहीं रहे हैं। अब ये बताइए, एक लेखपाल को हम आपसे पूछ रहे हैं, ये मजबूरी का एक लेखपाल को 5 हल्का दे दिया जाए? नहीं, ये कौन सी मजबूरी है? नहीं, अब उनका अभी फिलहाल में नहीं है कर्मी, तो उन्होंने लगा लिया, लेकिन उनको लिख के देना चाहिए और शासन प्रशासन को भर्ती पूरी करना चाहिए, बिल्कुल, और वही नहीं करना चाहिए, उसके अलावा अतिरिक्त में कुछ रखें। कोई लेखपाल कभी भी या कोई भी कर्मचारी को बीमार भी हो सकता है, 2-4 अतिरिक्त में भी होने चाहिए, कोई छुट्टी पे भी जा सकता है। इसीलिए क्या होता है कि 10 साल की सर्विस में मुझे नहीं याद है कि मैंने एक भी छुट्टी उस तरह से लिया होगा या कहीं बाहर भी गया होऊंगा, ये स्थिति बन जाती है। चलिए ठीक है अनूप भाई, देखिए ये लोग लेखपाल हैं और खुल करके विरोध तो सरकार से नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी अधिकार जरूर मांगेंगे। योगी जी, आप प्रदेश के मुखिया हैं, थोड़ा सा भी अगर शर्म आप में अगर होगी तो इन लेखपाल भाइयों की स्थिति, क्योंकि अदर स्टेटों को उठा लिया जाए और कैसे आज इनकी ये पीड़ा है, चाहे नेताजी आ जाएं, चाहे कोई भी, एक लेखपाल को 4-4 हल्का दिया जाता है, वो भी हल्का एक रहेगा 10 किलोमीटर यहाँ का तो 15 किलोमीटर उधर का, और इस तरह से दिन भर दौड़ते रहिए तो 100 रुपये में कुछ हो नहीं सकता है। तो तमाम मुद्दे हैं, और ख़ासतौर से हमारे उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश में इन लेखपालों के लिए, क्योंकि आप लोग अपने अधिकार का बात विधानसभा में उठा लेंगे, चाहे किसी भी पार्टी का, चाहे समाजवादी पार्टी का नेता भी अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, सदन में आप लोग नहीं उठा सकते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के लेखपालों की आज क्या स्थिति है। इस पर क्यों ना आप अपने पेंशन की बात करेंगे, एक बार 4 बार, अगर एक विधायक अगर 4 बार विधायक होता है तो 4 बार वो चारों बेर का वो पेंशन लेता है। मंत्री अगर होगा तो उसका अलग ही, उसका अलग व्यवस्था रहेगा। और ये लोग हैं
तो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद, क्या इन लोगों के बच्चे नहीं हैं? आज ये भाई को जिस प्रकार से इनके ऊपर प्राणघातक हमले किए गए हैं, अगर हम लोगों के बीच में नहीं रहते तो कौन इनके बच्चों को देखता? 10 मिनट का मातम मना लेने से कुछ तो होगा नहीं। तो इससे पहले सारी व्यवस्था देखिए। हमारा आज वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आज जिस प्रकार से इस भाई के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है, वो अपराधी बच न पाए चाहे जिस स्थिति में। और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, जब भी, खास तौर से डीएम साहब आपसे भी गुजारिश है कि आप अगर, क्योंकि आपके ये सहयोगी हैं, जब भी आप कोई आदेश करें तो इनके बारे में सोचते हुए, ये न कि हवा में कर दें और फील्ड में जाने के बाद जिस प्रकार से अनिल के साथ हुआ है वैसे अन्य भी हमारे लेखपाल भाइयों के साथ हो। तो ये तमाम विषय है और इनकी बात रखना हमारा भी कर्तव्य है। चलिए तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ गाजीपुर से राजेंद्र ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।